भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था बीकॉम पार्ट फर्स्ट। अपन बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक की लगातार। रिजर्व बैंक की जब हम बात करते हैं साख नियंत्रण नीति का, तो साख नियंत्रण नीति के दो तरीके बताए थे मैंने आपको, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, क्वांटिटिव मेथड और क्वालिटिव मेथड। अब हम इस नीति का जो साख नीति है उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे देश के लिए साख नीति सही रही है या नहीं रही है। देखिए, हमारे देश की साख नीति का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना रहा है। इस नीति द्वारा रिजर्व बैंक ने इनार्थ प्रबंध के जरिए सरकार को आर्थिक विकास हेतु कोष उपलब्ध कराए हैं। एक क्वेश्चन निकल के आ गया, इनार्थ प्रबंध। इनार्थ प्रबंध क्या होता है? इनार्थ प्रबंध का मतलब होता है अपनी मुद्रा का मूल्य कम करके ज्यादा मुद्रा को छापना, इनार्थ प्रबंध। इसके अतिरिक्त कृषि, उद्योग, निर्यात तथा व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी की गई है। लेकिन स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा करने में हमें सफलता नहीं मिली है। इसलिए ज्यादातर रिजर्व बैंक की जो साख नीति है उसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा देश में सामान्य कीमत स्तर बढ़ता ही जा रहा है। खाद्य सामग्री के मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आम उपभोक्ता के जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे चीनी, प्याज, सब्जी आदि कीमतों में निरंतर वृद्धि होने के कारण निर्धन और मध्यम परिवारों को बहुत कष्ट में जीवन जीना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति जिस प्रकार रुपए के आंतरिक मूल्य को, रुपए के दो मूल्य हैं, आंतरिक मूल्य मतलब देश के अंदर चलने वाला मूल्य, रुपए का बाहरी मूल्य यानी देश का अन्य देशों से विनिमय मूल्य। तो रिजर्व बैंक रुपए के आंतरिक मूल्य को गिरने से रोकने में असफल रहा है। उसी प्रकार बाहरी मूल्य में भी गिरावट को नहीं रोक पाया है। देश में घोषित एवं अघोषित रूप से रुपए का अवमूल्यन होता रहा है। विदेशी ऋणों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार रिजर्व बैंक साख नीति से मुद्रास्फीति को रोकने और मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को रोकने में असफल रहा है। जहां तक आर्थिक विकास की बात है तो रिजर्व बैंक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किया है। बैंक ने इनार्थ प्रबंध के द्वारा विकास योजनाओं के लिए अपार वित्तीय संसाधन प्राप्त कराए, लेकिन निरंतर बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी के कारण विकास की दर पर्याप्त नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति आंशिक रूप से सफल रही है। यह नीति एक तरफ तो जहां मुद्रास्फीति को रोकने में विफल रही है, तो दूसरी ओर इसमें आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में थोड़ी मदद की है। यदि रिजर्व बैंक की साख नीति की प्रशंसनीय सहयोग नहीं मिलता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस रूप में नहीं हो पाती। अपन बात करते हैं कि साख, जो रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति है वो अप्रभावी क्यों रही। हमको ये पता था कि रिजर्व बैंक को बहुत सारे एकाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की जो रिजर्व बैंक है उसकी साख नियंत्रण नीति सक्सेसफुल नहीं गई। क्या कारण रहे? तो देखिए, अपन बात करते हैं। पहली बात थी असंगठित मुद्रा बाजार। विकासशील देशों में मुद्रा बाजार संगठित नहीं है, जबकि विकसित देशों के अंदर मुद्रा बाजार हमेशा संगठित होता है। और जहां पर संगठित नहीं है मुद्रा बाजार, वहां पर साख नियंत्रण के लिए उठाए कदम कभी भी प्रभावशाली नहीं होंगे। अतः साख नियंत्रण सफलता के लिए संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है। दूसरी बात है साख की विभिन्न किस्में। हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक साख को नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि साख की बहुत सारी किस्में हैं और रिजर्व बैंक तो केवल सीमित साख को नियंत्रित करने में सफल रहता है। और बहुत सारी साख तो ऐसी है जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण से बाहर ही है। अगली बात करते हैं परंपराओं का अभाव।
विकसित देशों में केंद्रीय बैंकिंग की परंपरा इतनी सुदृढ़ और परिपक्व हो चुकी है कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के संकेत मात्र से उचित कार्रवाई करने लगते हैं, जबकि विकासशील देशों में ऐसी परंपराएं नहीं है। इसलिए रिजर्व बैंक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। साधनों की अपर्याप्तता। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि बैंक के पास कितने वित्तीय साधन हैं। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक के वित्तीय साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से ये बैंक सीमित मात्रा में ही साख नियंत्रण कर पाता है। सीमित वैधानिक अधिकार। जहाँ केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार एवं व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के लिए वैधानिक अधिकार सीमित मात्रा में प्राप्त है, वहां साख नियंत्रण में वो असफल रहता है। किंतु जहाँ केंद्रीय बैंक को व्यापक अधिकार दिए जाते हैं, वहां साख नियंत्रण में वो सफल रहता है। विशाल अमौद्रिक क्षेत्र। हमारे देश के अंदर विशाल अमौद्रिक क्षेत्र है। केंद्रीय बैंक ऐसे साख नियंत्रण को करने में असफल रहता है जहां पर बहुत सारा अमौद्रिक क्षेत्र है और वो रिजर्व बैंक के नियंत्रण से बाहर होता है। अगली बात करते हैं मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसका मुद्रा और पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए ताकि उन्हें वांछित दिशा प्रदान कर सके। रिजर्व बैंक का मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण न होने से साख नियंत्रण में असफल रहा है। तो देखिए रिजर्व बैंक का भारत के आर्थिक विकास में योगदान या भूमिका क्या है। रिजर्व बैंक का भारत के आर्थिक विकास में योगदान और भूमिका क्या है, वो हम निम्न बिंदु के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक बैंकिंग एवं साख नीति का निर्माता है, संचालक है। रिजर्व बैंक इन नीतियों में परिवर्तन कर देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। भारत में पूंजी का अभाव है, इससे विकास कार्यों के लिए वित्त की समस्या होती है। बहुत सारी बातें करते करते हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि रिजर्व बैंक का भारत के आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, क्या योगदान है। पहला बिंदु है पत्र मुद्रा का निर्गमन एवं नियंत्रण। देखिए रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त है। यह मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ पत्र मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। रिजर्व बैंक मुद्रा का निर्माण कर विकास के लिए वित्त प्रदान करता है। इससे पूंजी कमी दूर होती है और आर्थिक विकास को गति एवं रोजगार मिलता है। तो आर्थिक विकास के लिए पत्र मुद्रा का निर्गम एवं नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। अगला पॉइंट है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास। किसी भी देश का जो विकास है वहां पर उपलब्ध बैंकिंग एवं साख सुविधाओं पर बहुत अत्यधिक निर्भर करता है। रिजर्व बैंक ने अनेक वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं का विकास कर आर्थिक विकास में बेहतर भूमिका निभाई है। भारत में देखिए औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग निगम, नाबार्ड, लघु उद्योग बैंक आदि की स्थापना रिजर्व बैंक ने की है और उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और रिजर्व बैंक के निर्देशन में राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं बढ़ी हैं, उनकी जमाएं बढ़ी हैं, उत्पादन कार्यों के लिए प्रदान किए गए हैं, जमा धन की सुरक्षा की गई है, बैंकों का फैल होने से बचाया है, जनता में बैंकों के प्रति विश्वास जमाया है। आदि कार्यों के अंदर रिजर्व बैंक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित की है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। अगली बात है पूंजी निर्माण को बढ़ावा। रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं का गठन कर देश में छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखरी हुई पूंजी को इकट्ठा करने का कार्य भी किया। इसकी प्रेरणा से छोटी छोटी बचतें गतिशील हुई है और उत्पादन कार्यों में लगने लगी है। उससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला है। अगली बात करते हैं विदेशी विनिमय कोषों का प्रबंध। रिजर्व बैंक ने देश के दुर्लभ विदेशी विनिमय कोषों का भी उचित प्रबंध किया है। भारत के
आर्थिक आयात अधिक होते हैं और कम रहते हैं, तो विदेशी विनिमय का संकट भारत के ऊपर हमेशा बना रहता है। इससे निपटने के लिए बैंक दुर्लभ विदेशी विनिमय कोषों को संरक्षण प्रदान करता है और इसके अलावा विनिमय दरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ऊंची ब्याज दर पर विदेशी पूंजी को आकर्षित करता है। इससे विदेशी पूंजी का देश से बाहर जाना रुक जाता है। सहकारी संस्थाओं का विकास। भारत एक विकासशील देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि को साख प्रदान करने की उचित व्यवस्था का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। सहकारी संस्थाएं अपने वित्तीय साधनों के लिए रिजर्व बैंक पर हमेशा निर्भर रहती है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि का हमारे देश के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यही मैक्सिमम हमें रोजगार उपलब्ध कराते हैं। समझ रहे हैं आप? लघु और कुटीर और हस्तकरघा यही रोजगार मैक्सिमम उपलब्ध करवाते हैं। किंतु धन के अभाव में साहूकार या देसी बैंकर्स के ऊपर इनको अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक सहकारी संस्थाओं का विकास कर कृषि व लघु उद्योग के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध। सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध विकासशील देशों में सरकारों को औद्योगिक विकास, कृषि विकास, अन्य विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सरकार के बैंकर, सलाहकार एवं एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक उनके लिए सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त विदेशों से भी अनेक प्रकार के ऋणों को लेने में सहयोग करता है। संतुलित आर्थिक विकास में योगदान। देश में संतुलित आर्थिक विकास में भी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता की बचतों को उद्योगों की ओर आकर्षित करता है और संतुलित विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इससे सभी क्षेत्रों में संतुलन हो सके। किसी एक क्षेत्र के अंदर संतुलन बढ़े ये जरूर नहीं है, वो सभी के लिए संतुलित करने का प्रयास करता है। साख पर नियंत्रण। रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण करके मुद्रा की पूर्ति की आवश्यकता अनुसार कमी एवं वृद्धि करता है। अलग से बताया मैंने आपको, पूरा चैप्टर बताया साख नियंत्रण के ऊपर। इससे मूल्य नियंत्रण रहते हैं और मुद्रास्फीति की संभावना नहीं रहती है और आर्थिक स्थिति हमेशा बनी रहती है। स्थिरता, आर्थिक स्थिति में स्थिरता हमेशा बनी रहती है। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग व परामर्श। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक आर्थिक एवं तकनीकी विकास को गति देने के लिए न केवल सहयोग एवं सलाह देता है वरन सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध कराकर उद्योगों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। निरीक्षण एवं नियंत्रण। केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को संतुलित विकास करने एवं देश के लिए आर्थिक उद्देश्य के अनुरूप बैंकों का उपयोग करने के लिए उन पर हमेशा नियंत्रण रखता है और समय समय पर जाकर उनका निरीक्षण भी करता है। वह व्यापारिक व सहकारी बैंकों का प्रबंध, साधनों की तरलता, कार्य प्रणाली, पुनर्निर्माण तथा समापन आदि सभी कार्यों की देखभाल करता है। इसके अलावा वो ये भी देखता है कि बैंक क्या राष्ट्र के लिए सामाजिक दायित्व निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उपयुक्त सभी विवेचना से हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों के आर्थिक विकास में केंद्रीय बैंक की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भारत में रिजर्व बैंक ने यह भूमिका बेखूबी निभाई है। आर्थिक विकास का स्थायित्व, संतुलित व सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था, सरकार का एजेंट, बैंकर व सलाहकार, विनिमय दरों पर नियंत्रण आदि कर भारत ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन या रिजर्व बैंक की सफलताएं। देखिए रिजर्व बैंक की सफलताएं क्या क्या है। पहली है पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति, दूसरी है सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना, तीसरी है सलाहकार के रूप में काम करना, सरकार के सलाहकार के रूप में काम करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, कृषि वित्त प्रदान करना, औद्योगिक वित्त एवं रिजर्व बैंक की बात करते हैं हम, धन हस्तांतरण की सुविधा देना, समाशोधन गृह की व्यवस्था करना, बैंक कर्मचारियों के लिए प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करना, आंकड़ों का प्रकाशन करना, बिल बाजार का विकास करना, साख नियंत्रण करना, सहकारी संस्थाएं की व्यवस्था करना, बैंकों का विलय करना, संकट काल में बैंकों की सहायता करना और विदेशी विनिमय संरक्षण करना। ये सभी चीजें हमें, ये सारे बिंदु हमें बताते हैं कि रिजर्व बैंक अपने कार्यों में कितना सफल रहा है।
अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक की विफलताएं या असफलताएं। मोटे रूप से बताने का प्रयास करता हूँ पॉइंट्स के रूप में। आप देखिए, रिजर्व बैंक मुद्रा प्रसार को रोकने में असफल रहा है, विनिमय रुपए के विनिमय मूल्य में कमी की गिरावट को रोकने में असफल रहा है, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया, देसी बैंकर और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव है, औद्योगिक साख के लिए हमेशा पर्याप्त वित्त की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आर्थिक जो आंकड़े प्रकाशित करता है रिजर्व बैंक उनमें बहुत देरी लगती है, भारत के अंदर विकसित बिल बाजार का अभाव पाया जाता है, रिजर्व बैंक एवं स्वर्ण कोष की बात करते हैं तो वो गिरता जा रहा है, हमें कई बार हमारे स्वर्ण की नीलामी भी की गई है, अपर्याप्त बैंकिंग व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज दरों की असमानताएं पाई जाती है, अपर्याप्त कृषि की साख व्यवस्था है, विदेशी व्यापार में भारतीय बैंकिंग की अपर्याप्त भूमिका है, प्रतिभूति घोटाले के कारण बहुत सारा देश डाउनफॉल चले गया था। 5,000 करोड़ रुपए का प्रतिभूति घोटाला रिजर्व बैंक के होते होते हो गया था। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EAFM शाहपुरा।